ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੋ ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਈਰਾਨ ਵਰਸਸ ਅਮਰੀਕਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਜੋ ਦੋਸਤੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। Iran, America, Iran is a disgrace. और इजराइल। Targeted Iran main enrichment facility. आखिर इन सब की लड़ाई है किस बात पर? Israel launched multiple strikes on Iran. दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन क्या वजह है कि अमेरिका और इजराइल इन सब को छोड़कर एक ही कंट्री ईरान के पीछे पड़ा है? ईरान और अमेरिका की इस जंग को पूरा समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, all the way to World War II. We shall never surrender. वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया की हर कंट्री के पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे कि या तो वो ब्रिटिश एम्पायर का साथ दे और या हिटलर का, Das sind nicht diese Jahre für die Farbe. जिसमें दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज ने ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया। लेकिन उस वक्त ईरान के बादशाह ने ब्रिटिश एम्पायर को छोड़कर हिटलर के साथ हाथ मिलाया, Ich werde nicht eingeladen. जिसके बाद ईरान और जर्मनी बहुत ही क्लोज दोस्त बनने लगे। और ये बात ब्रिटिश एम्पायर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए ब्रिटेन ने हर तरफ से ईरान पर हमला कर दिया और बहुत तेजी से पूरा ईरान फतह करने लगा। ये देखकर ईरान के बादशाह ने कुछ ही दिनों में ब्रिटिश एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया और उनसे अपनी बादशाहत बचाने की भीख मांगने लगा। जिस पर ब्रिटिश एम्पायर ने कहा, ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हें ईरान के तख्त से हटना होगा और अपने 22 साल के जवान बेटे को ईरान का नया बादशाह बनाना होगा, क्योंकि उसका ये बेटा रजा शाह पहलवी ब्रिटिश एम्पायर का एक वफादार पपेट था। ईरान का ये नया बादशाह अंग्रेजों से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। वो चाहता था ईरान के लोग भी बिल्कुल वेस्ट की तरह कपड़े पहने, उन्हीं की तरह पार्टियां करें और अपने सारे ट्रेडिशंस को भूल जाए। इसीलिए वो पहले दिन से ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इस्लाम को ईरान के लोगों से दूर कर दिया जाए, जिसकी वजह से उसने ईरान में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई, बहुत सारे मदरसों और मस्जिदों को बंद कर दिया और ईरान के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स को गिरफ्तार करने लगा और इनकी जगह म्यूजिक, पार्टीज और शराब को पूरे ईरान में फैलाने लगा। यहाँ तक एक टाइम ऐसा आया कि ईरान में इतनी शराब बनने लगी कि ईरान जैसा इस्लामिक मुल्क दुनिया को शराब एक्सपोर्ट करने लगा। ईरान के इस बादशाह का ख्याल था कि वो जो भी कर रहा है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। I mean to be, as you say, the king of kings. यहाँ तक कि उसने एक दिन सऊदी के किंग फैसल को कहा कि तुम ये क्या पुराने जमाने में रह रहे हो, तुम्हें चाहिए कि सऊदी को भी बिल्कुल वेस्ट की तरह एक लिबरल कंट्री बना। लेकिन सऊदी के किंग फैसल ने ऐसा करने से इनकार। लेकिन यहाँ पर फनी बात यह है कि आज वही सऊदी ईरान से कहता है कि तुम भी थोड़ा लिबरल बनो, लेकिन अब ईरान उसकी बात नहीं मानता। تهدید رو عملی می‌کنیم. आखिर ईरान के बादशाह ने ईरान को इस्लाम से इतना दूर करने की कोशिश की कि ईरान के सारे बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स अपने इस बादशाह के खिलाफ होने लगे, जिसके बाद ईरान की मस्जिदों और मदरसों में ये स्कॉलर्स बादशाह के खिलाफ स्पीचेस करने लगे, जिसमें सबसे बड़े स्कॉलर का नाम था आयतुल्लाह खुमैनी। खुमैनी और उसके फॉलोअर्स ईरान की आवाम को बादशाह के खिलाफ बगावत के लिए भड़काने लगे। Khomeini, they cried, we're waiting for you. आखिर खुमैनी की ताकत ईरान में इतनी बढ़ गई कि ईरान के बादशाह ने उसे गिरफ्तार करके ईरान से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया, जिसके बाद इमाम खुमैनी ईरान को छोड़कर इराक में रहने लगे, जहां एक यंग लीडर उसकी हर हरकत को बहुत गौर से नोट कर रहा था, सद्दाम हुसैन। आहिस्ता आहिस्ता सद्दाम हुसैन भी खुमैनी की ताकत को देखकर उससे डरने लगा। यहाँ तक कि एक दिन उसने ईरान के बादशाह से कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं खुमैनी को साइड पे करके उसे गोली मार देता हूँ, जो सद्दाम के लिए एक बहुत ही आम बात थी और इसे हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन ईरान के बादशाह ने कहा कि नहीं, इसे मारने की कोई जरूरत नहीं, ये बुड्ढा खुमैनी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इमाम खुमैनी इराक में बैठकर
अपनी स्पीचेस को कैसेट्स में रिकॉर्ड करने लगे, जिन्हें फिर बहुत सीक्रेटली स्मगल करके पूरे ईरान में फैला दिया जाता था। और खुमैनी ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। से सुनकर लोग इतना इंस्पायर होते थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता ईरान के बादशाह से ज्यादा इमाम खुमैनी को अपना लीडर मानने लगे। लेकिन फिर भी ईरान के बादशाह को हटाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही खतरनाक फौज और सुपर पावर अमेरिका का फुल सपोर्ट हासिल था। America gave us generous and valuable financial and military assistance. और वो मुसलमान दुनिया में अमेरिका का फेवरेट पपेट था। लेकिन यहाँ पर जब ईरान का बादशाह अपनी ताकत की पीक पर था, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, द फ्लेम्स ऑफ पर्शिया। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी पार्टी अचानक एक दिन ईरान के बादशाह ने ऐलान किया, द ग्रेट पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करने के लिए ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होगी। ये एक ऐसी पार्टी थी जिसमें दुनिया के सारे लीडर्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनवाइट किए जाएंगे। ईरान का बादशाह उसी पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करना चाहता है, در این روز بزرگ تاریخ ایران जिसे आज से बहुत साल पहले हजरत उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में मुसलमानों ने तबाह कर दी। इस पार्टी के लिए ईरान के डेजर्ट के बीच में एक नई सिटी बनाई गई और अपने वीआईपी मेहमानों के लिए ईरान के बादशाह ने 600 लेमोजीन्स मंगवाई, सोने की प्लेट्स में खाना खिलाया, जिसके बाद ईरान के बादशाह ने सबको अपने सामने खड़ा किया और अपने सोने के तख्त पर ऐसे बैठा कि अब वही पर्शियन एम्पायर का नया शहंशाह है। लेकिन अब जब ईरान का बादशाह अपनी अयाशी की जिंदगी गुजार रहा था, वहाँ ईरान के गरीब लोग सोचने लगे कि हम यहाँ खाने पीने की चीजों को तरस रहे हैं और हमारा बादशाह सोने की प्लेट में खाना खाता है। इसीलिए इस पार्टी के बाद ईरान के लोग बहुत तेजी से इमाम खुमैनी की सोच की तरफ बढ़ने लगे और खुमैनी ने भी अपनी कैसेट्स में ऐलान किया कि ईरान का बादशाह आज के दौर का यजीद है। आहिस्ता आहिस्ता खुमैनी ईरान में इतना ताकतवर हुआ कि ईरान के बादशाह को समझ आ गई कि अब उसे सिर्फ एक ही ताकत खुमैनी से बचा सकती है, सुपर पावर अमेरिका। तो वो बिल्कुल अपने बाप की तरह जाकर सुपर पावर्स के सामने I भीख wish to मांगने लगा, express to you our deep gratitude. जिसके बाद अमेरिका, फ्रांस और बाकी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स ने मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग की और इस मीटिंग के एंड में उन्होंने ईरान के बादशाह को क्लियरली कहा कि अब तुम्हें खुमैनी से कोई नहीं बचा सकता। और ये सुनते ही ईरान का बादशाह अपने मुल्क को छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया। जैसे ही खुमैनी को पता चला कि ईरान का बादशाह उसके खौफ की वजह से ईरान को छोड़कर भाग चुका है, तो इमाम खुमैनी 14 साल एग्जाइल में रहने के बाद फाइनली ईरान की तरफ रवाना हुआ। दुनिया की तारीख में अब तक किसी भी लीडर के इतने लोग जमा नहीं हुए थे जितना इमाम खुमैनी को वेलकम करने के लिए जमा हुआ। 70 लाख लोगों ने इमाम खुमैनी को ईरान में वेलकम किया, जो एक 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ। रिकॉर्ड। जैसे ही खुमैनी ईरान पहुंचे, ईरान की जमीन से पहली बार डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगने लगे। खुमैनी के फॉलोअर्स अमेरिका की एम्बेसी के सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया focused on our fellow Americans being held hostage in Iran. और खुमैनी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम लेकर कि मैं इन 50 लोगों को तब तक रिहा नहीं करूंगा जब तक तुम अमेरिका ईरान के बादशाह को हमारे हवाले नहीं करते। और यहाँ से पहली बार अमेरिका और ईरान की दुश्मनी शुरू हुई। लेकिन ईरान का बादशाह कभी भी वापस ईरान नहीं आया और उस ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆ ईरान ਦੀ ਤੇ अमेरिका ਦੀ। मरने के बाद उसके बेटे ने ईरान का नया शाह होने का ऐलान किया। नाउ ईरान में खुमैनी ने अपनी नई इस्लामिक हुकूमत बनाई, लेकिन जैसे ही खुमैनी ईरान का लीडर बना, एट द सेम टाइम ईरान के बिल्कुल पास इराक में भी एक नया लीडर बना,
صدام حسین. لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ دنیا کے باقی لیڈرز خمینی کی طاقت سے بہت ڈرتے تھے، کیونکہ خمینی اپنے سپیچز میں بار بار باقی مسلمان دنیا کی عوام کو اپنے بادشاہوں کے خلاف بغاوت کرنے پر ابھارتے تھے. یہ دیکھ کر عراق کے صدام حسین نے امریکہ اور عرب لیڈرز کے کہنے پر خمینی پر حملہ کر دیا اور 8 سال تک ایران اور عراق کے درمیان ایک بہت ہی سخت جنگ ہوئی. لیکن صدام حسین کے پاس پوری دنیا کی سپورٹ ہونے کے بعد بھی وہ خمینی کو اس کے تخت سے ہٹا نہیں سکا. اور آخر 8 سال بعد جیسے یہ جنگ ختم ہوئی، اس کے کچھ ہی عرصے بعد امام خمینی اس دنیا سے چلے گئے. خمینی کا جنازہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، کیونکہ اس کے جنازے میں 1 کروڑ لوگ شامل تھے، جو آج تک گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں کسی بھی لیڈر کے 1 کروڑ بلے 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 تو ساری دنیا ٹوکی اتنے، مطلب سارا دیش ہی چل گیا ہی. بڑی تگڑی گل ہے بھائی. دنیا کی سب سے بڑی گیدرنگ ہے، جس کے بعد ایران کے منسٹرز نے مل کر خمینی کے بعد اپنا نیا لیڈر چوز کیا. آیت اللہ خمینی کا اسٹوڈنٹ آیت اللہ علی خامنائی، جو آج تک ایران کا سپریم لیڈر ہے. عراق کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد ایران کے لیڈرز کو سمجھ آ گئی کہ اب امریکہ اور اسرائیل ان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گے جب تک ایران کے پاس اپنا خود کا ایٹم بم نہ ہو. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ایٹم بم بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی مشکل ٹیکنالوجی ہے اور اس وقت کوئی بھی ایران کو یہ ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اب ایران کسی ایسے میریکل کا انتظار کر رہا تھا کہ دنیا کا کوئی ملک اس کی ایٹم بم بنانے میں مدد کرے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا. ایران کے بالکل قریب ایک ملک، دنیا کی پہلی اسلامک کنٹری پاکستان نے اپنا پہلا ایٹم بم بنایا. Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. پاکستان کا ایٹم بم بنانے کے بعد عبد القدیر خان بہت ہی سیکرٹلی ایران کو ایٹم بم بنانے کے لیے سینٹریفیوج ٹیکنالوجی بھیجنے لگے. ایٹم بم بنانے کے لیے سینٹریفیوج مشین سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو آسان الفاظ میں بالکل ایک واشنگ مشین کی طرح گھومتا رہتا ہے، لیکن اس میں کپڑوں کے بجائے یورینیم ڈالا جاتا ہے. اگر اس مشین میں یورینیم کو تھوڑی دیر کے لیے رکھا جائے 5% تک تو اس سے بجلی بنتی ہے، لیکن اگر یورینیم کو بہت دیر تک اس مشین میں رکھ کر گھمایا جائے 90% تک تو اس سے ایٹم بم بنتا ہے. ایران پاکستان کی اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے بہت تیزی سے نیوکلیئر پلانٹس بنانے لگا. لیکن جیسے ایران نے یہ سب کرنا شروع کیا، امریکہ کو کسی طرح اس سب کی خبر مل گئی. اب پاکستان کا ایٹم بم تو امریکہ کو پھر بھی کسی حد تک قبول تھا، کیونکہ پاکستان امریکہ کا بہت ہی وفادار ملک ہے. Beggars can't be choosers. ہمیں اپنی قوم کا پیٹ پالنا ہے. اور پاکستان چاہے جو بھی ہو جائے امریکہ کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا، The government of Pakistan. کیونکہ پاکستان اور امریکہ بہت ہی پرانے دوست ہیں. Honor to be with my friend. لیکن ایران پاکستان سے بالکل اپوزٹ بار بار امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دھمکیاں دیتا تھا. اسی لیے جیسے ہی امریکہ کو ایران کے اس پروجیکٹ کا پتہ چلا، امریکہ کا پریزیڈنٹ پوری دنیا کے سامنے آیا اور اس نے اپنی سپیچ میں کہا کہ دنیا میں کچھ ملک ایسے ہیں جو اپنے لیے کیمیکل اور ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں. ایک عراق کا صدام حسین اور دوسرا ایران کا خامنائی، جس کا آج پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ. Bush made a mistake. جارج بش کی اس سپیچ کے کچھ ہی عرصے بعد امریکہ نے صدام حسین پر حملہ کر دیا اور عراق میں ہزاروں لوگوں کو مار کر صدام کی حکومت ختم کر دی. صدام حسین کی حکومت کو اتنی آسانی سے توڑنے کے بعد امریکہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک پر جھوٹا الزام لگا کر اس پر حملہ کر سکتا ہے. اسی لیے افغانستان اور عراق پر حملے کے بعد اب امریکہ کا اگلا شکار ایران تھا. اور امریکہ بار بار دوبارہ یہ جھوٹ بولنے لگا کہ ایران کے پاس بھی ایٹم بمز ہیں، جس کے بعد اب پوری دنیا کی نظریں ایران کے لیڈر آیت اللہ خامنائی پر تھی. اور یہ ایران پر حملہ کرنے کا بیسٹ ٹائم تھا، کیونکہ ایران کے ایک طرف افغانستان میں امریکہ کی بہت بڑی فوج تھی اور ایران کی دوسری طرف عراق بھی امریکہ کی فوج سے بھرا ہوا تھا.
मतलब अमेरिका ने ईरान को हर तरफ से घेर लिया था। तो अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामेनाई पर थी कि वो किस तरह अपने मुल्क ईरान को सुपर पावर अमेरिका से बचाएगा। और यहाँ पर खामेनाई ने एक ऐसी बात कही जिससे अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने के सारे बहाने टूट गए। खामेनाई जो इस्लामिक दुनिया का एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, उन्होंने एक फतवा दिया कि इस्लाम में मुसलमानों के लिए एटम बॉम्ब बनाना हराम है, क्योंकि इस्लाम तो हमें ये सिखाता है कि जंग के मैदान में भी किसी भी बच्चे, बूढ़े या औरत को नहीं मारा जा सकता। इवन जंग में दरख्तों को भी काटने की इजाजत नहीं है। लेकिन एटम बॉम्ब एक ऐसी चीज है जो बिना कुछ देखे हर चीज तबाह कर देती है। इसीलिए ईरान के खामेनाई ने एटम बॉम्ब को मुसलमानों के लिए हराम कहा और साथ ही ऐलान किया कि ईरान का एटम बॉम्ब बनाने का कोई इरादा नहीं है और ईरान के दरवाजे सबके लिए खोल दे। और साथ ही ऐलान किया कि दुनिया की कोई भी एजेंसी ईरान आकर खुद देखे कि ईरान का एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन यूएन की टीम ने ईरान जाकर ये देखा कि ईरान के सारे न्यूक्लियर प्लांट्स बिल्कुल उसी डिजाइन पर बने हैं जिस तरह पाकिस्तान में बनाए गए हैं। और पूरी दुनिया को समझ आ गई कि ईरान ने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से खरीदी है। और पाकिस्तान पर इतना प्रेशर बढ़ने लगा कि खुद अब्दुल कदीर खान ने टीवी पर आकर इस बात को एक्सेप्ट की और फिर सबसे माफी मांगी। और पाकिस्तान ने दुनिया को खुश करने के लिए अब्दुल कदीर खान को गिरफ्तार करके उसे अपने ही घर में बंद कर दिया। खामेनाई के इस फतवे के बाद अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने का अब कोई बहाना नहीं था। लेकिन दुनिया में एक कंट्री ऐसी थी जो बार बार अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अमेरिका ने इजराइल की बात नहीं मानी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। ईरान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी ने फ्रांस में बैठकर एक बहुत ही अजीब बात लिखी कि आयतुल्लाह खामेनाई का एटम बॉम्ब को हराम कहने का फतवा एक झूठा फतवा है और वो इस्लाम की एक कॉन्सेप्ट तकिया के पीछे छुप रहा है। इस्लाम में तकिया का मतलब ये है कि कोई भी शख्स अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल सकता है। तो इस आदमी ने कहा कि खामेनाई ने ईरान के लोगों की जान बचाने के लिए ये झूठा फतवा दिया है। और ये शख्स महमूद मुराद खानी कोई आम आदमी नहीं, खामेनाई की बहन का बेटा है। मतलब उसका अपना भतीजा था। खामेनाई की बहन और उसका ये बेटा ईरान में उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से है। इन्हीं दिनों अमेरिका का भी ईरान पर शक बढ़ने लगा, जिसके बाद आखिर 2009 में अमेरिका ने ईरान पर बहुत ही सख्त सैंक्शंस लगाए। इस ग्राफ को देखें। अमेरिका के सैंक्शंस से पहले ईरान की इकोनॉमी बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए ईरान की पूरी इकोनॉमी बिल्कुल बैठ गई। अमेरिका के इन सैंक्शंस के बाद ईरान जैसी ऑयल और गैस से मालामाल कंट्री बिल्कुल बैंकरप्ट होने लगी। अमेरिका की मर्जी के बगैर ईरान अपना गैस पूरी दुनिया में किसी को नहीं बेच सकता। इवन अपने करीबी मुल्क पाकिस्तान से डील के बाद भी पाकिस्तान ईरान से गैस नहीं खरीदता और ईरान की सस्ती गैस छोड़कर दूर कतर से LNG मंगवाता है। ये ऐसा ही है कि कोई किसी बड़े चौधरी के डर से अपने घर के पास वाली दुकान की चीजों को छोड़कर रोज दूर जाकर महंगी चीजें खरीदता हो। सिर्फ 3 बड़ी कंट्रीज दुनिया में ऐसी जो ईरान के साथ आज भी बिजनेस करती है, चाइना, रशिया और इंडिया। आखिर अमेरिका के इन सैंक्शंस की वजह से ईरान के हालात इतने खराब हो कि ईरान की गवर्नमेंट अमेरिका से डील करने के लिए तैयार हो गई और आखिर अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ ईरान ने न्यूक्लियर डील historic understanding with Iran कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा, जिसके बदले में अमेरिका ईरान से सारे सैंक्शंस हटा देगा और ईरान की इकोनॉमी दोबारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जो दोनों मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन पहले दिन से अमेरिका में एक शख्स ऐसा था जो इस डील के सख्त खिलाफ था, डोनाल्ड ट्रंप। I have really nothing better to do. और डोनाल्ड ट्रंप इस डील के इसलिए खिलाफ था क्योंकि अमेरिका में यहूदियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिनके सपोर्ट के बगैर अमेरिका में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए अपने पहले इलेक्शंस जीतने के कुछ ही अरसे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से की हुई डील खत्म कर United States will withdraw from the Iran nuclear deal. और एक बार फिर ईरान की इकोनॉमी कमजोर करने के लिए ईरान पर सख्त सैंक्शंस लगाए। These are the highest sanctions ever imposed on a country. जिससे ईरान की इकोनॉमी एक बार फिर तेजी से गिरने लगी। लेकिन ऑफ कोर्स ईरान भी ईरान है
वो बाकी मुस्लिम दुनिया की तरह डर कर खामोश रहने वाला नहीं था। जैसे ही ट्रम्प ने ईरान पर पाबंदियां लगाई, ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू किया। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रम्प को भी सब जानते कि वो दुनिया में अपने अलावा किसी की भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं करता। Bloody rampage is now. जब ईरान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाली, डोनाल्ड ट्रम्प ने उन्हें सबक सिखाने के लिए अचानक एक दिन एक मिसाइल हमले से ईरान के आर्मी चीफ कासिम सुलेमानी को उड़ा दिया। Qasem Soleimani has been killed. ये ईरान और उसके अवाम के लिए एक बहुत ही बेइज्जती की बात थी कि कोई इतनी आसानी से पूरी दुनिया के सामने उनके आर्मी चीफ को मार दे, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ईरान में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। और जैसे ही सुलेमानी की मौत के बाद ईरान में नए इलेक्शंस हुए, ईरान के अगले इलेक्शंस में एक नया प्रेसिडेंट आया, इब्राहिम रईसी, जो ईरान का बहुत ही सख्त प्रेसिडेंट था और किसी हाल में भी अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था। इब्राहिम रईसी के प्रेसिडेंट बनते ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा बढ़ने लगा और इसके साथ ही सदर बनते ही सबको ये बात क्लियरली समझा दी कि ईरान अब अमेरिका से कोई डील नहीं करेगा। और इसके साथ ही उन्होंने इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले सारे ग्रुप्स को फंडिंग और वेपन्स भेजना शुरू किया और उन्हीं के दौर में इजराइल और गजा की वॉर शुरू हुई। लेकिन हम सबको पता है, जब कोई भी लीडर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इतना ओपनली बोलता है तो उसके साथ क्या होता है। President Raisi died when the helicopter crashed. रईसी के जाने के बाद आज से 1 साल पहले ईरान में दोबारा इलेक्शंस हुए, जिसमें ईरान की अवाम ने इब्राहिम रईसी से बिल्कुल ऑपोजिट लीडर चूज किया, जो एक बहुत ही सॉफ्ट और काम इंसान है, जिसने प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले ऐलान किया कि हम आज भी आयतुल्लाह खामेनाई के उसी फतवे के साथ मजबूती से खड़े हैं और ईरान कभी भी एटम बॉम्ब नहीं बनाएगा। Nukes, they are not developing nukes. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के साथ डील करने को तैयार है, जिससे बहुत ही सीक्रेटली आज से कुछ ही अर्सा पहले अमेरिका और ईरान की दोबारा डील के लिए डील कभी भी ये नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान की आपस में डील हो जाए। और इजराइल हर तरह की कोशिश करने लगा, जिसके बाद इजराइल दोबारा ईरान पर झूठे इल्जाम लगाने लगा Iran has never given up its quest for nuclear weapons. कि ईरान 1 महीने के अंदर अंदर एटम बॉम्ब बनाने जा रहा है। It could be within a few months. जो वो पिछले 25 साल से कर रहा है। Iran has never given up its quest for nuclear weapons. Who will be the first to achieve nuclear weapons? From there, it's only a few months, possibly a few weeks. Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. An initial device within months. ये कैसा एटम बॉम्ब है जो पिछले 25 साल से 1 महीने में बनने वाला है, लेकिन आज तक नहीं बना। इजराइल ने ईरान पर यह इल्जाम भी लगाया कि ईरान बार बार अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता है। इसीलिए आज इजराइल ईरान पर हमला करके ईरान के हर उस शख्स को चुन चुन कर मार रहा है जो अमेरिका के साथ डील करना चाहते हैं। और इन हमलों से इजराइल यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ईरान गुस्से में आकर कोई ऐसा गलत कदम उठाए जिससे सुपर पावर अमेरिका ईरान पर हमला कर दे और आज से बहुत साल पहले बनने वाली आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत टूट जाए। ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਦ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਤੇ ਆ, ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਮ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।